दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 10 कदम सीरीज का इतिहास का पार्ट 2 सेट नंबर 2। पिछले कुछ दिनों से आपका 10 कदम का जो सीरीज का वीडियो है वो अपलोड नहीं हो रहा था किसी कारण से, लेकिन अब वो कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपके पास जो है ये वीडियो पहुंचे, जिससे कि जो आपकी तैयारी है, जो आपकी प्रैक्टिस है वो ना रुके और आपकी प्रैक्टिस इसी तरीके से चलती रहे। दोस्तों मैं जानता हूं कि आप भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा इसका कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है और आप धीरे धीरे होपलेस होते जा रहे हैं क्योंकि एक काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो गया है। लेकिन दोस्तों आप अपना जो प्रयास है उसको निष्फल नहीं होगा। अपना जो प्रयास है वो लगातार करते रहें, प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता है। हाँ ये है कि प्रयास करना ना बंद करिएगा, ठीक है। प्रयास लगातार करते रहें, अपनी पढ़ाई लगातार करते रहें, इससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी और जब भी एग्जाम का बिगुल बजेगा तो आप उसमें सबसे आगे होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि अगर किसी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो सब्सक्राइब कर दें। आपका सपोर्ट हमारे लिए संजीवनी का काम करेगा और हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो हिस्ट्री का आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नंबर 1। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आपके पास देखिए 4 यहाँ पे ऑप्शन है, हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा ऑप्शन भी देखना है, कौन सा ऑप्शन हमारे पास है जिसमें से बेस्ट है। जैसे ऑप्शन ए में दिया है 1 और 2, ऑप्शन बी में है 2 और 3, सी में है 1 to 4, डी में है 1 to 3, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लेकर के आए थे 1798 के आसपास, और इसके जरिए ये क्या करते थे, देसी रियासतों के साथ, राजाओं के साथ एक संधि करते थे कि हम आपकी सहायता करेंगे। बदले में क्या होगा कि आपको अपनी जो हमारी ब्रिटिश सेना है खुद के खर्चे पे रखनी होगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होगी कि कोई भी युद्ध आप अपने से स्टार्ट नहीं करेंगे। यानी आपका जो विदेश नीति है, जो युद्ध नीति है, वो सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से क्या था कि दूसरे राज्यों का एक प्रकार से अधिग्रहण ही था, साम्राज्यवाद का ही एक रूप था, ठीक है। तो जो सहायक संधि थी उस पर हैदराबाद के निजामों ने, अवध के नवाब ने और अंतिम में मैसूर के राजा, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। कुछ ने बलपूर्वक किए, कुछ ने स्वेच्छा से किए। लेकिन बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि बंगाल के नवाब की, बंगाल का केस अगर आपको याद हो तो बंगाल को प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी हुआ था लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में। तो प्लासी की लड़ाई के थ्रू जो है बंगाल को कब्जे में लिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। तो बंगाल का नवाब जो चौथा ऑप्शन है वो नहीं होगा। बाकी हैदराबाद के निजाम ने तो खुशी खुशी स्वीकार कर ली, अवध के नवाब ने स्वीकार करना पड़ा, मैसूर के राजा को स्वीकार करना पड़ा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। देखिए आपको दोस्तों बताना है कि भारत में सबसे पहले डाक टिकट प्रणाली किसने स्टार्ट की थी। देखिए इसमें चारों ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डलहौजी, विलियम बेंटिंग और कैनिंग। सबसे पहले देखिए बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो लॉर्ड डलहौजी ही है। लॉर्ड डलहौजी ने ही स्टार्ट किया था डाक सिस्टम। देखिए डलहौजी की एक नीति थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसमें अगर कोई राज्य में कोई सत्ता हथियाने का एक माध्यम बना लिया गया था कि अगर वहाँ मान लीजिए संतान नहीं हुई राजा या रानी के, कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, तो आप किसी को गोद नहीं ले सकते हैं, फिर वो ब्रिटिश राज में मिला दिया जाएगा। इसकी वजह से डलहौजी काफ़ी कुख्यात हुआ, लोग नफरत भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ डलहौजी ने कई सारे सुधार भी किए, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक सुधार भी किए, ठीक है। आधुनिक सुधारों का जनक डलहौजी को ही माना जाता है, सिविल रिफॉर्म का जनक इन्हीं को माना जाता है। तो क्या क्या इन्होंने सुधार किए थे आइए देखते हैं। कुछ अगर पॉइंट्स में बात करें तो डलहौजी के सुधार में एक तो सामाजिक सुधार था, समाज की जो कुरीतियाँ थीं उन पे जो है उन्होंने हस्तक्षेप किया था। व्यावसायिक सुधार हुए थे, सिंचाई की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं आधुनिक समय में, सिंचाई की व्यवस्था, सैनिक सुधार, सार्वजनिक वितरण निर्माण कार्य जो PWD डिपार्टमेंट आप जानते हैं, सड़क निर्माण, शिक्षा संबंधी सुधार भी किए गए थे इन्हीं के टाइम पीरियड में, ठीक है। वो डिस्पैच वगैरह आया था।
और रेलवे और डाकघर, ये दो मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहली रेल कब चलाई गई थी, तो पहली रेल कब चलाई गई थी, पहली रेल डलहौजी के टाइम पे ही चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है ना, 16 अप्रैल 1853 को। तो इसको आप याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर विलियम बेंटिंग की बात की जाए तो इनके बारे में भी आप जान लीजिए कि 18 से 29 में सती प्रथा का अंत हो, चाहे 1830 में ठगी प्रथा का अंत हो, मैकाले आयोग जो शिक्षा के लिए मैकाले आयोग 1835 में गठित किया गया था, वो भी बेंटिंग के टाइम पे ही था। तो बेंटिंग को देखिए असल में सामाजिक सुधार के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। और ये उस समय थे, अगर ये आप टाइम पीरियड आपको याद आ रहा हो, राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिल करके बहुत सारी कुरीतियों को समाज से दूर करने का काम किया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में बता देता हूँ। कैनिंग के बारे में देखिए आप इतना जानिए कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था। उसके बाद 1857 की क्रांति को निर्ममतापूर्वक दबा दिया गया और 1858 में पूरी तरीके से जो भारतीय सत्ता थी वो ब्रिटिश नियंत्रण में, क्राउन के नियंत्रण में आ गई। फिर जो महारानी थी वो ब्रिटिश की भी साम्राज्ञी बन गई। तो फिर गवर्नर जनरल के पद को खत्म करके वायसराय बोला जाने लगा। तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है ना। साथ ही साथ जो 1861 में अधिनियम ले आए थे लॉर्ड कैनिंग के समय में ही, उसमें जो पोर्टफोलियो सिस्टम यानी मंत्रालय प्रणाली भी सबसे पहले कैनिंग ने ही स्टार्ट की थी। तो इनसे भी रिलेटेड कई सारे फैक्ट हैं, बट मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे फैक्ट आपको बता करके कंफ्यूज करूं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आते हैं वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बाकी फैक्ट तो देखिए बहुत सारे हैं, ठीक है। समय समय पे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य देखिए केवल प्रैक्टिस कराना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट बता करके आपका समय नहीं खराब करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इकोनॉमिकली 19th सेंचुरी में इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही है। तो क्या 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेजी शासन था उसकी वजह से भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हुई? ये तो गलत है सर, या सर, क्योंकि अंग्रेजी शासन की वजह से भारतीय हस्तशिल्प तो तबाही के कगारे पर पहुंच गया। निर्यात में वृद्धि कहाँ हुई, वो तो और घट गया, क्योंकि जो भारतीय हस्तशिल्प निर्मित वस्त्र थे वो तो और ज़्यादा महंगे हो गए और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड से जो वस्त्र आते थे वो मशीनों से बन के आते थे, वो सस्ते होते थे, तो लोग उन्हें ही खरीदते थे। तो हस्तशिल्प तो बर्बाद कर दिया था अंग्रेजी शासन ने, तो पहला ऑप्शन गलत है। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, यह भी बिल्कुल गलत है। जब अंग्रेज शासन करेंगे तो भारतीयों के स्वामित्व के अधिक कारखाने कहाँ से आएंगे? वहाँ पे तो अंग्रेजी स्वामित्व के कारखाने बढ़ेंगे और बढ़े भी थे। एक ऑप्शन है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, जी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19th जब अंग्रेजी शासन से पहले की बात करें अगर, तो भारतीय कृषि क्या था? केवल जीवन यापन का एक साधन था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, भारतीय कृषि को एक अवसर की तरह देखा। उन्होंने कच्चे माल के सोर्स के रूप में देखा कि ये हमारे लिए, हमारे उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का साधन है। तो उसका जो कमर्शलाइजेशन था वो उन्होंने किया, ठीक है। तो भारतीय कृषि का जो वाणिज्यीकरण है वो अंग्रेजी शासन की देन है 19th सेंचुरी। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। धर्म सभा 1829-1830 के संस्थापक कौन थे? देखिए आपने ब्रह्म समाज का नाम सुना होगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसके जरिए वो समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर कर रहे थे। तो आपको तो पता ही है न्यूटन का 3rd लॉ, एक्शन का रिएक्शन। तो उसी तरीके से अगर कुछ लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसको अच्छा करने से रोकना चाहेंगे। तो ब्रह्म समाज के अपोजिट में धर्म सभा का संस्थापना किया गया था, ठीक है। जो सती प्रथा जो खत्म कर दी थी राजमोहन राय ने, उसको वो दोबारा लाना चाह रहे थे। उनका कहना था कि ये जो सामाजिक सुधार कर रहे हैं ये हमारे धर्म पे कुठाराघात कर रहे हैं। सती प्रथा खत्म कर रहे हैं, ठगी प्रथा खत्म कर रहे हैं, विधवा पुनर्विवाह की बात कर रहे हैं, कुरीतियों को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो कुरीतियां नहीं दूर कर रहे हैं, ये हमारे धर्म को खत्म कर रहे हैं, उनका कहना ये था। तो जो रूढ़िवादी लोग थे उनमें थे राधाकांत देव जी, जिन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। मेनली ये जो सती प्रथा खत्म हुई थी ना, इसके विरोध में थे ये,
इनका कहना था कि नहीं, सती प्रथा खत्म नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से देवेंद्रनाथ टैगोर जी भी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इनके साथ एक फैक्ट और भी है, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। 6 अक्टूबर 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। और इसी के अलावा जो है केशव चंद्र सेन की अगर बात की जाए तो इन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दरअसल देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी हैं, और जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो आपको पता ही है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसका संस्थापक जब खत्म हो जाता है तो उसमें जो नए लोग उभरते हैं तो उनके बीच में थोड़ा खींचतान हो जाता है। सेम यही चीज़ केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बीच था, ठीक है। तो इनके टाइम पे क्या हुआ कि दोनों की जो ब्रह्म समाज है वो अलग अलग हो गई, ठीक है। टैगोर जी ने आदि ब्रह्म समाज नाम रख दिया और इन्होंने अपना रख दिया भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, ठीक है ना। इसके अलावा दयानंद सरस्वती के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक लिखी थी, और साथ ही साथ इन्होंने स्वराज का नारा दिया था 1876 में। सबसे पहले स्वराज का नारा अगर दिया था तो दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिसको फिर लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया। फिर आगे चल करके ये फिर राष्ट्रीय क्रांति में धीरे धीरे सम्मिलित होता गया। लेकिन सबसे पहले अगर स्वराज का नारा किसने दिया था अगर ये पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। एक चीज़ और है, दयानंद सरस्वती जी को केशव चंद्र सेन जी ने ये कहा था कि जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर रहे हैं उसको आप हिंदी में करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट हैं, इनसे रिलेटेड कुछ आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे गए फैक्ट हैं। वर्ष 1888 ईस्वी में अरुविपुरम, केरल में किसने अरुविपुरम आंदोलन चलाया? देखिए, केरल में एक आंदोलन चला था 1888 में अरुविपुरम नाम का। देखिए क्या है ना कि आंदोलन दलित समाज से जुड़ा हुआ आंदोलन है। वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए थे श्री नारायण गुरु। तो दलितों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी हमारे समाज में, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि दलितों को पहली बात तो पढ़ने लिखने का सामाजिक रूप से अधिकार नहीं था, ना तो वो वेद पढ़ सकते थे ना पुराण पढ़ सकते थे। उसके बाद अंग्रेज जब आए तो उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, तो उन्होंने उसको और बांटना स्टार्ट कर दिया। जो अलग थे, जैसे दलित हो गए, मुसलमान हो गए, और भी सारे कास्ट ओबीसी हो गए, तो उनको उन्होंने नौकरी देनी स्टार्ट कर दी। अब चूंकि उनके पास कुछ था नहीं तो अंग्रेजी संस्था में नौकरी करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो उनको जो है और घृणा से देखा जाने लगा। तो बहुत सारे फैक्ट हैं इससे रिलेटेड। हालांकि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो श्री नारायण गुरु है। इन्होंने ही अरुविपुरम आंदोलन चलाया था केरल में। क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जाम में। ज्योतिबा फूले की बात करें तो उन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में, और इनकी पत्नी थी अहिल्याबाई, जो पहली महिला टीचर हुई हैं। तो अहिल्याबाई ने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया, ज्योतिबा फूले ने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया, और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये भी दलित नेता थे। नेता क्या करें, दलित समाज सुधारक थे। बी.आर. अम्बेडकर जी को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो इनसे रिलेटेड हमें जाननी चाहिए। पहला तो ये कि इनकी एक बुक थी जाति प्रथा का विनाश, यानी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये आपको याद रखनी है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का नाम आएगा तो उसमें आपको याद रखना है बी.आर. अम्बेडकर। और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, ये भी बी.आर. अम्बेडकर ने बनाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान की बनी थी उसके अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो जो जनरल चीज़ें हैं जो सबको पता है वो मैं नहीं रिपीट करना चाहता। जो कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में आता है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, बट निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? देखिए 1857 की क्रांति, जिसे भारतीय स्वतंत्रता की पहली क्रांति कहा जाता है, विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नाम की जो अपनी एक पुस्तक लिखी थी तो उसमें उन्होंने ये बात मेंशन की थी। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किसको फांसी की सजा बाद में दी गई थी। देखिए बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद उनको रंगून जेल भेज दिया गया था, बाद में वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। लेकिन तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई थी बाद में, ठीक है ना। विद्रोह के समय तो बहुत लोग शहीद हो गए थे, लेकिन इनको पकड़ लिया गया था और बाद में इनको फांसी की सजा अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों 1857 की क्रांति आप जरूर पढ़िए और आपको पता चलेगा कि कैसे जो है हमारे
देश के महापुरुषों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए जो है ये संघर्ष किया था। ये जो आज़ादी है बहुत मेहनत से मिली है, बहुत संघर्षों के बाद मिली है, इसलिए इसको बहुत हल्का ना समझें आप, ठीक है। इसकी इज्जत करें और अपनी मेहनत को इसी तरीके से बनाए रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? आपको बताना, देखिए जब 1857 की क्रांति हुई थी तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सबसे पहले मेरठ के बैरकपुर जेल से स्टार्ट हुई थी। वहाँ पे किसने स्टार्ट की थी? वहाँ पे स्टार्ट की थी मंगल पांडे ने, ठीक है। तात्कालिक कारण बना था कि जो चर्बी वाले कारतूस थे वो उन्हें बोला गया कि आप मुंह से खोलिए, उन्होंने मना कर दिया। अंग्रेज अधिकारी ने उनको खूब मारा, उन्होंने उसको गोली मार दी, ठीक है। और वहीं से जो है ये ज्वाला भड़क उठी। और दिल्ली में तो आपको पता ही है कि बहादुर शाह जफर को फिर इन्होंने मुगल आकर के उनको जबरदस्ती सम्राट घोषित कर दिया गया था, और लोगों के दबाव में उन्होंने इस बात को माना भी। फिर पत्र लिखा सारे लोगों को कि आइए आप लोग क्रांति में शामिल होइए। लेकिन जो दिल्ली में विद्रोह हुआ उसका जो सैन्य नेतृत्व था वो सारा कारभार बख्त खां के हाथों में था। केवल बहादुर शाह जफर एक तो बूढ़े हो चुके थे, नाम मात्र के थे। मेन सारा जो था नेतृत्व वो बख्त खां के हाथों में था, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लियाकत अली जो है इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। जो 1857 की क्रांति हुई थी तो इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था, मौलवी लियाकत अली जी ने। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रयास प्रतिनिधित्व की मांग की? ठीक है, 1875 में जो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की गई और उसमें कहा गया कि इंडिया को जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए, ठीक है, संसद में। तो इसके लिए पूना सार्वजनिक सभा रिस्पॉन्सिबल है। पूना सार्वजनिक सभा ने ऐसा किया था 1875 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1867 में महादेव गोविंद रानाडे जी जस्टिस थे और एस.एच. चिपलुंकर जी, गणेश वासुदेव जोशी, इन लोगों ने मिलकर के पूना सार्वजनिक सभा या पुणे सार्वजनिक सभा का गठन 1867 में किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? पत्रिका वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वामा बोधिनी पत्रिका जो निकाली थी वो निकाली थी केशव चंद्र सेन ने। मैंने अभी आपको पीछे इनके बारे में बताया भी था। और इसके साथ ही अगर बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो इनका नाम जुड़ा हुआ है विधवा पुनर्विवाह कानून के। 1856 में इन्होंने पारित कराया था। विधवा पुनर्विवाह अब हमारे समाज में जो है उस समय लागू नहीं था, विधवाओं को पुनर्विवाह की इजाज़त नहीं थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही अपने प्रयासों के तहत ये विधवा पुनर्विवाह कानून लेकर के आए थे। अपने लड़के की भी शादी विधवा से ही करवाए थे, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता ही चुका हूं, एक बार फिर से जान लीजिए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी इन्होंने 1839 में। राजा राम मोहन राय के बारे में तो आप जानते ही हैं। दो चीजें जान लीजिए इनका अखबार, एक तो मिरातुल अखबार, एक संवाद कौमुदी। तो ये पेपर अक्सर पूछे जाते हैं, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और बाकी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये आपको पता ही है। सती प्रथा का अंत किया था, ये मैंने बता ही दिया। तो ये जनरल चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? देखिए ये जो ब्रिटिश आए थे तो इन्होंने 3 भू राजस्व प्रणालियाँ डिफरेंट एरिया में स्थापित की थी। एक तो स्थायी बंदोबस्त था। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, आपको पता ही है, कॉर्नवालिस के जरिए लाया गया था 1793 में बंगाल में, ठीक है। टॉमस मुनरो ने भू राजस्व व्यवस्था, ये मद्रास वाला जो इलाका था यहाँ पे स्टार्ट किया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त इसको कहते थे, ठीक है ना, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और ये महालवाड़ी जो बंदोबस्त था ये उत्तर भारत में, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी उत्तर भारत में महालवाड़ी बंदोबस्त था, ठीक है ना। तो स्थायी बंदोबस्त आप जान लीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जान लीजिए, जिसे भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। और महालवाड़ी बंदोबस्त के लिए देखिए आप जान जाइए हॉल्ट मैकेंजी का नाम। हॉल्ट मैकेंजी ने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। बाकी उत्तर भारत में सही तरीके से इसको लागू करवाने का जो श्रेय मिलता है वो बर्ड को मिलता है, ठीक है, लॉर्ड बर्ड को मिलता है, ठीक है। बाकी अगर आता है कि किसका कॉन्सेप्ट है तो हॉल्ट मैकेंजी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। 1833 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महालवाड़ी सिस्टम। देखिए स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, मैं थोड़ा बता देता हूँ। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, एक जमींदार कोई होता था, उस जमींदार को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि भाई आप मुझको इतना कर, इतना टैक्स ला करके दो। कैसे लाओगे मुझे नहीं पता, तो जमींदार को मालिक बना दिया गया ज़मीन का। अब कुछ जमींदार होते थे जो हस्तक्षेप करते थे, ज़्यादा वो अन्याय नहीं करते थे लोगों के साथ, तो उनको फिर वो हटा देते थे ब्रिटिश, दूसरे को ले आते थे, जमींदार बना देते थे। और कुछ जमींदार क्या करते थे, बहुत क्रूरता के साथ टैक्स वसूल करते थे। मान लीजिए 100 रुपये वसूल किया किसान से, कंपनी को 80 दिया, 70 दिया, बाकी 20-30 रुपये अपना रख लिया,
ठीक है, कंपनी ने कहा कोई मतलब नहीं है, मुझको इतना चाहिए, तुम इतना ला के दो, बाकी तुम चाहे जितना वसूल कर लो। रैयतवाड़ी में क्या होता था, एक एक किसान खुद जाता था, मतलब एक एक किसान, रैयत मतलब होता है किसान, एक एक किसान खुद जाता था अपना कर सबमिट करने। महलवाड़ी में क्या होता था कि एक गांव को अपॉइंट कर दिया, जैसे एक गांव का मुखिया होता है, एक गांव को महल बोला जाता था। तो जैसे एक गांव हो गया तो गांव का पूरा टैक्स कलेक्ट करके जो मुखिया है वो चला जाए और अपना जो उस महल का जो टोटल टैक्स है वो जमा करके चला आए। तो ये 3 अलग अलग सिस्टम, अलग अलग जो है सेक्टर में ये डिवाइड किया था इन्होंने, और अलग अलग तरीके से, इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपनाया था। जैसे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लगा दिया, मद्रास वाले रीजन में, साउथ वाले रीजन में रैयतवाड़ी सिस्टम लगा दिया, और उत्तर भारत में महलवाड़ी सिस्टम लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि जो 10 का दम सीरीज है ये आपको पसंद आ रही है। साथ ही साथ चाहूँगा कि कमेंट भी आप हमको बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसमें क्या सुधार करना चाहिए हमें। साथ ही साथ दोस्तों एक आपसे सपोर्ट चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं 10 का दम सीरीज के अगले वीडियो में।